of angle A and B. Line L is the bisector of angle A and B bisector of angle A and B is any point on L. Full stop. BP and BQ are perpendiculars. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of capital A to the arms of capital A, full stop. Show that first part है triangle ATB is congruent to triangle AQB. is congruent to triangle AQB. तो ये शो करना है. और सेकंड पार्ट है BP is equal to BQ. BP is equal to BQ, or B is equidistant from the arms of angle A. Equidistant from the arms of angle A. देखिएगा जी फिगर क्या दे रखी है यहाँ पर. यहाँ पर कोई एक पॉइंट है B. उन्होंने बोला कि इन द गिवन फिगर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो ये A है पॉइंट, तो ये पूरा का पूरा जो है ये एंगल A बन रहा है. तो ये जो L है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है. एंगल A का बाइसेक्टर होने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ठीक है. अब जब वो इक्वल होंगे तो उसको आप x मान लीजिए, इसको भी x और इसको भी x, ये हमने मान लिया. तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. इस पर ये जो L है लाइन, इस पर B कोई पॉइंट है, तो B एक पॉइंट हो गया. B इज एनी पॉइंट ऑन L. फिर कहते हैं BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A. तो आर्म्स ऑफ A, तो A की एक आर्म तो ये है और एक आर्म ये है, तो BP यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर तो ये है BP, है ना. और दूसरी वाली आर्म पर एंगल A की दूसरी वाली आर्म पर एक परपेंडिकुलर ये है BQ. ये हो गया BP और BQ, है ना. अब वो कह रहे हैं सबसे पहले आपको ये प्रूव करना, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. हो
जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। तो जो APB ट्राइंगल है इसमें हम ये कहेंगे कि एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ is equal to x, BAP is equal to angle BAQ is equal to x। तो एक तो ये हो गया दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल, BAP is equal to एंगल BAQ। दूसरा अब ये बोलेंगे ये जो बीच वाली जो साइड है ना AB, ये AB इस ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, इसमें भी लाई कर रही है, और बोलेंगे AB is equal to AB कॉमन साइड। AB is equal to AB कॉमन साइड, फिर इधर करना है। उसके अलावा ये एंगल हो गया, ये वाली साइड हो गई, और एक और है एंगल 90 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे एंगल BPA सॉरी, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताएंगे? ESA AAS, समझ रहे हैं? AS से क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल है, फिर ये वाला एंगल है, तो दो एंगल है, तो इनके बीच वाली साइड होनी चाहिए थी, है ना? तो वो नहीं दे रखी है, अलग है वो साइड। तो ये एंगल है, इसके बराबर में ये वाला एंगल और ये एंगल अगर इक्वल होते हैं तब बीच की साइड होती, तब मैं बोलता ASA एंगल साइड एंगल। अभी क्या है, अभी तो ये इधर एंगल है, ये इधर एंगल है, और साइड इसके सामने वाली है, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होगा AAS, ठीक, यहाँ लिखिएगा बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल APB, है ना? सीक्वेंसिंग वगैरह आप देख लेना, वहाँ पर अब क्या बताऊँ आप समझ ही लेंगे। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, है ना? एक तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। फिर सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि BP को BQ के इक्वल प्रूव करिए। ये हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, तो लिखिएगा एज वी हैव प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, we have proved in part first that triangle ABB is congruent to triangle AQB। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हम प्रूव कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो पहला दूसरा अल्फाबेट AB इज इक्वल टू इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AQ, फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट PB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QB, ठीक है। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AB, और इसका भी पहला और तीसरा अल्फाबेट AB। इधर में लिखिएगा बाई CPCT, है ना? और हमें क्या प्रूव करना था? BP इज इक्वल टू BQ। तो ये BP ही तो है, और ये QB, इसको BQ बोलेंगे। implies that BP is equal to BQ। ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा सा लंबा दे रखा है। उसमें क्या बोल रहे हैं ये कि आपको प्रूव करना BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो B इज इक्विडिस्टेंट यानी कि B जो है वो इस वाली आर्म से भी जितनी दूरी पर है वो इस वाली आर्म से भी उतनी ही दूरी पर होगा। मतलब यही चीज़ बोल रहे हैं कि BP ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल होगी, ये प्रूव करो, ठीक है। तो उसको BP इज इक्वल टू BQ ना बोलकर वो ऐसे भी घुमा कर भी पूछ सकते हैं, है ना? तो समझ गए। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि B एक पॉइंट है और हम इस वाली लाइन से उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं,
मैंने कहा ये बी पॉइंट है और यहाँ पर ये लाइन है, तो इसका इससे डिस्टेंस कैसे निकालें? हम ये कहेंगे कि ये भी तो इसका डिस्टेंस है, ये भी इसका डिस्टेंस है, ये भी इसका डिस्टेंस है, ये भी, तो हम ये कहेंगे जो डिस्टेंस निकाला जाता है वो कौन सा लिया जाता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। किसी भी लाइन और किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। समझ गए? ठीक है, अच्छा जी। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, प्रियांशी क्लियर है? प्रियांशी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलिए जी, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD is a median and the given figure AD is a median and BL, CL are BL, CM are perpendiculars are perpendiculars drawn from B and C respectively on AD and AD produced on AD and AD produced Armstrong prove that BL is equal to CM. That BL is equal to CM. तो फिगर देखिएगा क्या दे रखी है इसमें। ये फिगर दे रखी है। अच्छा, तो BAL ये हो गया और CMD ये फिगर दे रखी है। हाँ जी, अब जरा समझ लीजिए क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर AD इज अ मीडियन एंड BL, AD एक मीडियन है। अच्छा, AD मीडियन कैसे होगा? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करूँगा भाई इसमें फिगर। ठीक,
तो सबसे पहले देखिए AD इज अ मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या है, हम इस बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC की, तो इसमें जो ये AD है ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, आधे आधे में डिवाइड कर दे। तो मीडियन का मतलब ये हो गया, ये जो हमारा BD है लेंथ और ये जो DC है, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, पहली चीज। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड BL, CM आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B एंड C रिस्पेक्टिवली ऑन AD एंड AD प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो BL और CM दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। तो BL परपेंडिकुलर है जो AD पर बना दिया गया, और CM परपेंडिकुलर है जो AD प्रोड्यूस्ड पर बना दिया गया। ठीक, उसके बाद वो कह रहे हैं प्रूव दैट BL इज इक्वल टू CM। मुझे ये प्रूव करना है BL और CM ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, हो जाएगा आराम से। आप ये देखिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है। हाँ, उसके अलावा हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोल रखा है। तो एंगल साइड, एंगल साइड बताओ, है ना। और जब दोनों के दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ, तो फिर CPCT करके BL और CM को भी इक्वल प्रूव करा जा सकता है ना। क्लियर। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD। हाँ हम बता रहा हूँ, पहले नोट करो, कोई बता दूँ, ऐसे बता दूँ। इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD, तो ट्रायंगल ले लिए BLD और CMD। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एंगल BLD इज इक्वल टू एंगल CMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये एंगल BLD और एंगल CMD दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए 90 डिग्री। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे BD इज इक्वल टू CD। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, कॉमा करके लिख दो AD इज अ मीडियन, BD इज इक्वल टू CD। फिर अगला लिखिए एंगल BDL इज इक्वल टू एंगल CDM। BDL इज इक्वल टू एंगल CDM। तो देख लीजिए ये एंगल हो गया। अब देखो भाई, देखो ये एंगल है, ये एंगल है। अगर बीच की साइड होती तो बोलता एंगल साइड एंगल। ये एंगल है, ये एंगल है, लेकिन बराबर वाली साइड है ना, तो एंगल साइड ये हो गया। इसी तरह से इसमें देखें तो ये एंगल यूज़ कर रहे हैं, ये एंगल यूज़ कर रहे हैं, और ये, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैंने लिखा है दोनों एंगल, इसको क्या लिखेंगे रीजन में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताओ समझ गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाई by AAS congruence criteria, triangle BLD is congruent to triangle CMD. ट्रायंगल BLD is congruent to triangle CMD। ठीक है, तो मैं फ्लो में लिखता जा रहा हूँ, आप एक बार चेक भी कर लीजिए। पहली पोजीशन पर B है, इधर पहली पोजीशन पर C है, तो D वाला एंगल हमें नहीं पता, छोड़ दो। दूसरी पोजीशन पर L है, इधर दूसरी पोजीशन पर M है, तो इसका एंगल L और इसका एंगल M इक्वल है, तो ठीक है। तीसरी पोजीशन पर D, तो इसका भी एंगल D और इसका भी एंगल D, दोनों इक्वल है। तो L और D ये एंगल हो गए इसके, M और D ये एंगल हो गए इस ट्रायंगल के। तो बचा हुआ अल्फाबेट C है, तो हमने यहाँ पहले लिख दिया है ना। तो बचा हुआ अल्फाबेट इधर B था, हमने यहाँ तो पहले लिख दिया, बाद में लिख दो, एक ही बात है। कौन सा ये एंगल वाला? आप ये देखिए, इसको तो भूल जाओ, ये जो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। अब आप ये देखिए हमारे पास क्या है, एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या है कि दो एंगल है और एक साइड है, तो मेजॉरिटी में तो एंगल्स हो गए ना, है ना। तो फिर साइड के तो बात ही क्या करनी है, एंगल को लेकर। फिर हम कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल का सीक्वेंस क्या होगा, ट्रायंगल को BLD बोले, LBD बोले, DLB बोले, क्या बोले। तो
मैंने ये कहा कि एक तो इस ट्राइंगल का एंगल L और इस ट्राइंगल का एंगल M ये इक्वल है, तो इधर लिख लिया L और इधर लिख दिया M। और इस ट्राइंगल का एंगल D और इस ट्राइंगल का एंगल D ये इक्वल है, तो इधर लिख दिया D, दूसरी पोजीशन पर लिख दिया D सेकंड पोजीशन पर, तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर D लिख दिया। आप कहोगे नहीं मैं तो फर्स्ट पोजीशन पर लिखना चाहता हूँ, तो अगर इधर फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे तो फिर जो इक्वल एंगल है वो इधर भी फर्स्ट पोजीशन पर लिखना है। LD हो गया, MD हो गया, अब इसमें क्या बचा था, B बचा था, तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट B है उसको पहले लिख दो, तो इधर बचा हुआ अल्फ़ाबेट C है तो उसको पहले लिख दो, तो BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD हो गया। हाँ, AD मीडियन का मतलब ये है, मीडियन का मतलब ये होता है जैसे ये ट्राइंगल है ना ABC, तो इसमें ये जो AD है मीडियन से ही क्लियर हो गया कि मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को जहाँ पर वो ड्रॉप होता है वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, 50-50 में डिवाइड कर देता है, मतलब हमारा BD और CD ये दोनों इक्वल हो गए। नहीं नहीं, ट्रांसवर्सल तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है। ठीक है, बताइए जी, क्लियर? चलो जी, अब ये हमने कर दिया, लेकिन हमें ये थोड़ी करना था, हमको तो प्रूव करना था BL इज इक्वल टू CM। कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है BL, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट है CM, तो BL इज इक्वल टू CM सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट है LD और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट है MD, LD इज इक्वल टू MD। इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट है BD और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट है CD, BD इज इक्वल टू CD, ब्रैकेट में लिखिए बाई CP CD। ये हो गया, हमें तो BL इज इक्वल टू CM प्रूव करना था, तो ये हमारे काम की चीज़ है, तो इट इम्प्लाइज दैट BL इज इक्वल टू CM। ये हो गया जी प्रूव। ठीक है, सभी को क्लियर? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और NCERT में भी है क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन है, ये नोट करना। और देखिए आपकी जो ट्यूशन की नोटबुक है, आप ट्राइंगल्स उठाएंगे NCERT में से, तो ट्राइंगल्स आप देखोगे कि मुश्किल से टोटल सारी एक्सरसाइजेस का टोटल जो है वो मुश्किल से ऐसे ही होंगे 15 से 20 के करीब क्वेश्चन होंगे। ये भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है बस 16-17 ही होंगे टोटल क्वेश्चन। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप अगर टोटल करोगे तो कम से कम 40 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ठीक, तो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं अपनी ना नोटबुक संभाल कर रखना, ये नोटबुक इधर उधर ना हो जाए। तो ये पुरानी बुकें मैंने मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली स्कूलों में अलग अलग स्कूलों में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को और ये जो नोटबुक है इसको मिस मत करना, है ना। और गलती से भी ये ना हो कि मैं स्कूल लेकर चला गया था इसको, अब पता चला स्कूल लेकर चले गए, अब वो कहीं खो गई या किसी बच्चे ने निकाल ली, तो अल्टीमेटली जब रिविज़न करने बैठोगे तो आप ही का नुकसान होगा। और ये कोई भी बच्चा ना करे कि आज मैं ये नोटबुक ले आया ट्यूशन के लिए, आज मैं दूसरी नोटबुक ले आया, तो एक ही रखो, ठीक है। और हो सके तो RD खरीद लीजिए, ठीक है। 9th है 10th है, इन दोनों क्लासेस में जो ये मैथ्स की बुक्स है ना, ये तो आपको हमेशा काम ही आनी है। साइंस के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि साइंस के तो नोट्स मैं आपको बनवा ही रहा हूँ, तो उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, NCERT से भी वहाँ काम चल जाएगा। लेकिन मैथ्स की तो RD शर्मा आप ले ही लीजिए। कई बार ऐसा होता है जैसे आप 10th में पहुँच गए, अब 10th क्लास में पहुँच गए, 10th क्लास में आप इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम आएगी, तो इसमें नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स में है। अब आपको उस थ्योरम की ज़रूरत पड़ गई और टीचर ने बोल दिया कि ये आपने 9th क्लास में करी होगी, फिर आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ पर है। अब वो नोटबुक जो है वो रद्दी में फेंकी जा चुकी है, उसका पता नहीं है, तो उस टाइम पर ना बुक काम आती है। और जो NCERT है, NCERT का ये हो जाता है कि 9th क्लास की NCERT है, वो कोई ना कोई छोटा भाई बहन रिश्तेदार दोस्त वोस्त कोई ना कोई ले ही जाता है। और आपको भी ये लगता है कि नहीं मैं नई क्लास में आ गया हूँ तो पुरानी किताबें दे देता हूँ, तो आप भी उस टाइम थोड़े महान हो जाते हो, दानवीर के मैं बड़ा हो गया, मैं अपने जूनियर को बुक्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि मैथ्स और साइंस की बुक्स जो हैं ये काम आती हैं। और इसको अगर आप किसी को मना भी कर दोगे ना, जब 10th में आओगे मना भी कर दोगे कि भाई मेरे काम आनी है भाई आगे, मैं नहीं दे पाऊँगा इनको, तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश की दे दो, हिंदी की दे दो, कौन कविताएँ पढ़ रहा है कोई बात नहीं, है ना, तो वो तो दे दो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABC and DBC are two isosceles triangles
two isosceles triangles on the same base BC such that AB is equal to AC and AB is equal to AC and DB is equal to DC. DB is equal to DC. ठीक है, full stop. Prove that angle ABD prove that angle ABD is equal to angle ACD. Angle ABD is equal to angle ACD. फिगर देखिएगा क्या देखिए हाँ जी, तो इन्होंने बोला है कि इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से ही हमारा काम बन गया है ना। उन्होंने बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स फिर बता भी दिया कि उसमें क्या क्या साइड्स कौन कौन सी साइड इक्वल्स हैं ऑन द सेम बेस BC सच दैट AB इज इक्वल टू AC। तो AB AC के इक्वल है तो दोनों पर एक सिंगल टिक लगा लीजिए और इसी तरीके से DB जो है वो DC के इक्वल है तो दोनों पर डबल मार्क लगा लीजिए इस तरह से। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर in triangle ABC since AB is equal to AC since AB is equal to AC it implies that AB के अपोजिट वाला एंगल ये और AC के अपोजिट वाला एंगल ये एंगल ABC is equal to एंगल ACB। रीजन और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की BDC की। इन ट्रायंगल BDC सिंस BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, इट इम्प्लाइज दैट ये BD के सामने वाला एंगल ये डबल आर्क लगाना और CD के सामने वाला एंगल ये, इस पर डबल आर्क लगाओ। एंगल जैसे यहाँ पर ABC बोला था ऐसे DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। इक्वेशन नंबर 2। रीजन में यहाँ पर भी वही लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो।
ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाता है, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ जाता है ना। इस तरह से इक्वेशंस ऐड होती हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे क्या प्रूव करना है, ABD। तो आप ये देखिए कि अगर इस एंगल में ये वाला एंगल जुड़ जाए तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा ABD, सही है। ऐसे इस एंगल में ये वाला एंगल जुड़ जाए तो ACD ये बन जाएगा, हो गया, ठीक है ना। तो आपने पहले इस ट्रायंगल में वो प्रॉपर्टी लगा दी कि इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, और ऐसे ही इस ट्रायंगल में वो प्रॉपर्टी लगा दी, और फिर दोनों को आपने ऐड कर दिया इक्वेशंस को। तो जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS में LHS जुड़ता है और RHS में RHS ऐड हो जाता है, ऐसे होता है। तो देखिएगा ये कैसे हो जाएगा, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना है, तो उसको लिख कर दिखा भी दो कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का LHS, इक्वेशन 2 का LHS ऐड करिए, ABC प्लस DBC, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, ये ऐड हो गया, इज इक्वल टू, फिर इसका RHS और इसका RHS ऐड करिए, ACB प्लस DCB, एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ACB प्लस DCB, ये हो गया। ABC प्लस DBC, ABC प्लस DBC जब ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ABD, और ये क्या बन जाएगा, एंगल ACB, ये प्रूव हो गया। देख लो भाई, ये वाली इक्वेशन तो समझ में आ गई, ABC इज इक्वल टू ACB, और ये DBC इज इक्वल टू DCB, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो एंगल ABC एंगल DBC में ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों LHS हैं, और एंगल ACB एंगल DCB में ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों RHS हैं। तो क्या होगा देखो, ABC और DBC, तो ABC इतना एंगल और DBC ये इतना एंगल, तो ये जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ABD, तो दोनों ऐड होगा तो एंगल ABD बन गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में एंगल ACB और एंगल DCB, जब ये दोनों ऐड होगा तो पूरा का पूरा क्या बन गया, ACD, ये करना, ठीक है। चलिए जी और नोट करें, इनका गिवन फिगर, ये भी NCERT का है जो अगला नोट करवा रहा हूँ। The given figure, BD and CE are two altitudes of a triangle ABC. BD and CE are two altitudes of a triangle ABC. ABC such that BD is equal to CE, BD is equal to CE, full stop. Prove that triangle ABC is isosceles. The triangle ABC is isosceles.
और सी ई। हाँ जी बताइए। अब ये दे रखा है इन द गिवन फिगर BD एंड CE आर टू ऑल्टीट्यूड्स। तो ऑल्टीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जहाँ पर ड्रॉप हो रही है, जहाँ पर गिर रही है, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो अब आगे देखिए, ये बोल रहे हैं BD एंड CE आर टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट BD इज इक्वल टू CE। तो एक तो ऑल्टीट्यूड भी दे रखा है और एक ये भी दे दिया कि BD CE के इक्वल है। तो यानी कि ये वाली जो साइड है BD और ये वाली जो साइड है CE, ये दोनों इक्वल भी दे रखी है। ये प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यही होता है ना। तो अगर उसके दोनों बेस एंगल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए तो काम बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप ये ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल CEB। BDC में पूरा बड़ा एंगल कवर हो रहा है C, ठीक है, और CEB में पूरा बड़ा एंगल कवर हो रहा है B। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, जब बेस एंगल्स इक्वल हो गए हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला BDC, लिखिएगा इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल CEB। ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल CEB। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इसमें मैं कहूँगा BD इज इक्वल टू CE। BD इज इक्वल टू CE, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये दे रखा है पहली चीज। उसके अलावा हम ये कहेंगे एंगल BDC, एंगल BDC 90 डिग्री है, एंगल CEB ये भी 90 डिग्री है। इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद BD हो गया, CE हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर ये जो BDC है इसमें ये लाइन लाई कर रही है बीच में BC, और इसी तरह से जो ये CEB है इसमें भी एक लाइन लाई कर रही है BC। BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड RHS हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ BDC की बात करूँ तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, और उसके अलावा एक और साइड BD। एक साइड तो BD हो गई, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो S हो गया R 90 डिग्री का एंगल, और उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज तो RHS हो गया, ठीक है भाई। यहाँ लिखेंगे by RHS congruence criteria, triangle BDC is congruent to triangle CEB। ये तो प्रूव करना नहीं था, हमें तो प्रूव करना था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें हमें ये प्रूव कर देना है कि भाई इसका ये वाला एंगल है ना, और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे ABC का ये एंगल और ये एंगल, दो बेस एंगल इक्वल है, तो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल।
समझ गया जी? तो हम क्या कहेंगे, दोबारा देखिए, हमने ये कहा कि जैसे ट्राइंगल बीडीसी है ना, ट्राइंगल बीडीसी में ट्राइंगल बीडीसी और ट्राइंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें बी एंगल डी और एंगल सी, तो तीसरी पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, एंगल सी। तो हम ये कहेंगे ट्राइंगल बीडीसी का एंगल बीसीडी, इसमें तीसरी पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, बी, तो सी ई बी का एंगल बी, ये क्या हो जाएगा, सी बी ई। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, रीजन लिखिए बाई सी बी सी डी। अब जिसको हम बी सी डी बोल रहे हैं, देखिए जिसको हम बी सी डी बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ए सी बी हो गया ना, एंगल ए सी बी। और जिसको सी बी ई बोल रहे हैं, सी बी ई बोल रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक तरह से ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो हम ये कहेंगे सिंस बेस एंगल्स of triangle ABC are equal, so ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. Clear है? ठीक है? हाँ जी बोलिए। सर हमने उसको इंटरचेंज कर दिया लास्ट वाले को बीच में, बी सी डी को सी बी। चलो ठीक। हाँ दोबारा बोलो। उसे इंटरचेंज कर दिया थर्ड वाले को सेकंड पोजीशन पे ला, बी सी डी को सी बी। अच्छा ये तो बेटा ये है कि जैसे हम ये देखते हैं ना कि जब ट्राइंगल बीडीसी और ट्राइंगल सीईबी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें आप थर्ड पोजीशन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट सी। तो इस जो ये एंगल सी है उसको मैं लिखूंगा किस तरीके से, उसको लिखूंगा तो बी सी डी ही, भाई समझ गए भाई। जैसे कि एंगल डी है तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे बी डी सी। हम मान लो एंगल बी की बात करी जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, डी बी सी, मतलब बी हम डी और सी के बीच में लेकर आएंगे। इसी तरह से थर्ड प्लेस पर एंगल सी है तो सी को बीच में लेकर आएंगे अल्फाबेट इक्वल टू चेंज कहाँ करें पोजीशन आपको से। देखिए जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल बीडीसी और ट्राइंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ तक समझ गया हाँ। अच्छा अगर यहाँ तक भी नहीं आया समझ में तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि भाई हमने लिया था एक एंगल है और दो साइड्स हैं BD और BC, तो BD और BC में कॉमन अल्फाबेट क्या है, B है ना, तो हम B को बीच में ले आएंगे, हम इसको DBC भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इस ट्राइंगल को DBC भी लिख सकते हैं, DBC, क्योंकि अब हमारे पास मेजॉरिटी में साइड्स हैं दो। ऐसे ही CE है और BC है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो C बीच में आना चाहिए, C बीच में आना चाहिए, तो CE है, जैसे मान लीजिए ऐसे CE है और BC है, तो C को बीच में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा EC, ये पलट कर क्या हो जाएगा CE, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा ECB बन जाएगा। हमने उसको क्या लिख दिया, हमने उसको BDC लिख दिया है ना, तो BDC हमने कैसे लिखा है भाई, हमने इसको B और D को इंटरचेंज कर दिया, तो ट्राइंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे इसको कर दो तो ट्राइंगल CEB हो गया, ये तो लिखा है, ये लिखा है। अब उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल C ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर लिखे हुए हैं। इस ट्राइंगल का एंगल D इस ट्राइंगल का एंगल E वो इक्वल होंगे क्योंकि सेकंड प्लेस पर लिखे हुए हैं। मैं तीसरे वाले एंगल की बात करूँगा तो तीसरा वाला एंगल ऐसे थोड़ी लिख दूंगा कि सिर्फ C लिख दिया और ये सिर्फ B लिख दिया, नहीं ना, एंगल कैसे लिखेंगे भाई, जो अल्फाबेट है उसको बीच में लेकर आएंगे, तो एंगल C का मतलब क्या है, इस C को B और D के बीच में रख देंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि एंगल BCD। इसमें ये नहीं है कि मैंने इसका कुछ वो ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया है ना, मैं तीसरे पोजीशन पर जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो जो एंगल बना रहा है उस पॉइंट पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एंगल BCD इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या है B है तीसरे पोजीशन वाला, तो इसको बीच में लिखेंगे तो CBE है ना,
ये होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है ना? ठीक है। और ये जो बी सी डी है, बी सी डी एंगल कौन सा है भाई? बी सी डी, बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल, तो इस पूरे एंगल को तो मैं ए सी बी कह सकता हूँ, ए सी बी कह सकता हूँ। तो मैंने वही बी सी डी कहने के बाद उसको ए सी बी कह दिया। ऐसे ही जो सी बी ई है, सी बी ई, तो सी बी ई में क्या कौन सा एंगल आ रहा है? ये पूरा बी, तो इसको मैं ए बी सी कह सकता हूँ। तो मैंने उसको अगले स्टेप में ए बी सी कह दिया। और पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है ए बी सी, उसमें अगर बेस एंगल्स इक्वल हैं तो भाई वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, खत्म। बस ये तो प्रूव करना हो। समझ गए? आज कुछ चेंज है वैसे। सर आप सोच के आता